वेलकम इन्वेस्टर। तो आज हमारे सामने एक आईपीओ ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, जिसका हम पूरी तरह से रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू होने के बाद ये आपको पता चली जाएगा कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल टॉपिक्स और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ इंस्टेंट कैपिटल गेन इस आईपीओ में आपको हो सकता है कि इस आईपीओ को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये डिसीजन आप एंड ऑफ द वीडियो आराम से ले सकते हैं। तो ये है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अपना हार्ड अर्न मनी डालने से पहले वीडियो को पूरा बिल्कुल देख लेना, क्योंकि आप 15,000 इन्वेस्ट करने जाते हो तो 5 मिनट का वीडियो देख के उसके बारे में जान ही सकते हो। तो यहाँ पर इस आईपीओ से ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन 1,000 करोड़ रेज करने का प्लान बना रही है, जो आईपीओ अभी जनवरी 9 से स्टार्ट हो चुका है और आप इसमें 11 तारीख तक बिड लगा सकते हो। यहाँ पे आईपीओ को बिड लगाने की डेट 9 तारीख से शुरू हो गई है, मतलब आज से शुरू हो गई है और ये चलेगी 11 तारीख तक। तो 9 से 11 तक आप बिड लगा सकते हैं। यहाँ पे जो फेस वैल्यू, जिस फेस वैल्यू पे शेयर लिस्ट होने जा रहे हैं वो रहेगी 2 की। ये एक निगेटिव पॉइंट है। जो फेस वैल्यू अगर इसकी 10 होती तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता। यहाँ पे जिस प्राइस बैंड पे आईपीओ ला रही है कंपनी वो है 315 से लेके 331। तो अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो और आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आप 331 पर शेयर के हिसाब से अप्लाई करोगे, जिसमें आपका लॉट साइज रहने वाला है 45 शेयर्स का। मतलब अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 45 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको 2 लॉट को अप्लाई करना है तो उसके मल्टीपल्स में यानी 90 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है इस कंपनी के, उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कंपनी ने रखा है, जो होगा 15 रुपीज़ पर शेयर, यानी उनको शेयर 15 रुपये कम रेट से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रिटेल कोटा में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनके लिए मिनिमम लॉट साइज होगा 1 का और मैक्सिमम लॉट साइज होगा 13 का। तो यहाँ पे 1 से लेके 13 तक लॉट साइज में रिटेल कोटा इन्वेस्ट कर सकता है। तो मैक्सिमम रिटेल कोटा में किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो होगा 1,93,000 का। आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। 9 को आईपीओ ओपन हुआ है, 11 को आईपीओ में बिड लगाने की डेट लास्ट डेट है, जहाँ पर आप शाम को 5 बजे तक 5 PM तक बिड लगा सकते हो आपके यूपीआई मैंडेट से। जिनको ये आईपीओ मिला है उनको ये अलॉटमेंट का जो चेकिंग है वो 12 जनवरी को दिख जाएगा। जिनको आईपीओ नहीं मिला है उनको सारे फंड्स का रिफंड 15 जनवरी को शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ जिनको आईपीओ मिला है उनको अपने डीमैट अकाउंट में सारे शेयर्स 15 जनवरी को दिख जाएंगे, बट आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो 16 जनवरी को हो जाएगा। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले किसको कितना कोटा अलोकेट किया गया है ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यही डेटा डिसाइड करता है कि आईपीओ में कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि एंकर इन्वेस्टर के पास 45% का कोटा है, क्यूआईबी के पास ऑफर किया गया है 30% का कोटा, वहीं पे एचएनआई के पास 15% का कोटा है और रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ और सिर्फ 10% का कोटा यहाँ पे मिला है आईपीओ में। तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर कहीं पर भी रोल प्ले नहीं करता। जो भी रोल इस आईपीओ में प्ले करेगा वो क्यूआईबी और एंकर इन्वेस्टर करेंगे। तो यहाँ से आगे जो एनालिसिस शुरू होगा ये थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये हमारे सामने कुछ कंपनी के फंडामेंटल से, वैसे कंपनी अभी तक लिस्ट नहीं है तो हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में कंपनी के नहीं पता है, पर जो कंपनी ने फंडामेंटल्स पोस्ट किए उसी के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,500 करोड़, यानी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहीं पे हमें आरओई देखने को मिल जाता है 18%, जो काफ़ी डिसेंट है। आरओसी देखने को मिल जाता है 9.5%, ये भी काफ़ी डिसेंट है। पर यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का वो है 10 का, यानी कंपनी पे बहुत ज़्यादा भारी भरकम डेब्ट इस समय है। वहीं पे हमें ईपीएस देखने को मिल जाता है 1 का और पी जो कंपनी का है वो है 325। तो सिर्फ पी देख के हम किसी कंपनी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंपनी में रिसेंटली प्रॉफिट दिखा है। तो इस कंपनी के अभी प्रॉफिट कम है इसलिए पी इतना ज़्यादा है, और आफ्टर लिस्टिंग यही पी हो जाएगा 501 का, फिर भी पी बहुत ही ज़्यादा है। तो जिस वैल्यूएशन पर कंपनी आईपीओ ला रही है वो वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है, जिस हिसाब से इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है और जिस हिसाब से इसकी पी की वैल्यूज़ है।
तो जो डेटा यहाँ पे हमारे सामने है मार्च 21 से लेके सितंबर 23 तक, यहाँ पे हमें एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट और बोरोइंग दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू था कंपनी का वो डिक्लाइन फेज में है, उसमें कोई भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। जो मार्च 21 में 590 CR का था वो अभी 510 CR का है। वहीं पर हमें प्रॉफिट हम देख सकते हैं, कंपनी पहले लॉस में थी और मार्च 23 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई। कंपनी अचानक से प्रॉफिट में आई है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है वो अपने फंडामेंटल्स थोड़े इम्प्रूव करके ही बताती है। थोड़े बहुत मैनिपुलेशन इसमें होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैनिपुलेशन हुए हैं, पर जनरली यही ट्रेंड सारी कंपनीज़ का होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी कुछ अच्छे खासे नहीं है। और वहीं पे बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स कंटिन्यूसली कंपनी में बढ़ रही है, यानी डेथ कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। फाइनली यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 72% का स्टेक है, जो कि आफ्टर आईपीओ डाइल्यूट होकर 62% का रह जाएगा। तो शेयर होल्डिंग यहाँ पर एक डिसेंट है, इसमें हम कुछ भी निगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। तो अब तक हमने जो भी पैरामीटर्स देख लिए, जितने भी फंडामेंटल्स देख लिए, उससे एक बात क्लियर होती है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कंपनी के वैल्यूएशंस अभी बहुत ही ज़्यादा है, जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है वो भी बहुत ही ज़्यादा है, डेप्थ कंपनी पे बहुत ही ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। उसके साथ ये बात देखनी होती कि आफ्टर 1000 करोड़ रेज करने के बाद कंपनी इस पैसे का क्या करेगी। तो कंपनी ने क्लियरली बताया कि कंपनी इस पैसे से रीपेमेंट करेगी। किस चीज़ का रीपेमेंट करेगी? जो बोरोइंग्स उनके पास है। तो जो कर्जा कंपनी ने लिया है वही कर्जा कंपनी रीपेमेंट करेगी आपसे पैसे लेके। दूसरी चीज़ कंपनी करेगी फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। तो कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल की भी कमी है, वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी उसी में से पैसा यूज़ करेगी। तो यहाँ पे आपका पैसा पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। इसमें ना कोई कैपेक्स प्लान है, ना कोई एक्सपांशन प्लान है। अब देखते हैं कि जो लोग आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल गेन के लिए, मतलब कि लिस्टिंग गेन जो होता है, जिस दिन कंपनी लिस्ट होगी उसी दिन हम बेच के बाहर निकल जाएंगे, तो उन लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सब्सक्रिप्शन डेटा। तो यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीनशॉट है सब्सक्रिप्शन डेटा का। मैं बात कर रहा हूँ 9 जनवरी का सब्सक्रिप्शन डेटा की। तो यहाँ पे रिटेल कोटा में 2.7% सब्सक्राइब हुआ है। वही पर चलो ये तो एक डिसेंट सब्सक्रिप्शन है, पर बात यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ QIB की करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक QIB के पास है। तो अगर QIB ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करती है तभी आपको लिस्टिंग गेन मिल पाएगा। और यहाँ पे सरप्राइजिंगली QIB का डेटा सिर्फ 0.02 है। तो आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको 11 तारीख को दोपहर 2 बजे के बाद QIB का डेटा देखना है कि QIB ने कितना सब्सक्राइब किया है। अगर QIB इसमें 2x 3x मिनिमम सब्सक्राइब करती है तभी आपको इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएंगे, वरना ये यहाँ पर 315 का रेट छोड़िए, उससे भी कम में कंपनी लिस्ट हो सकती है और आपको लिस्टिंग गेन के बजाय वहाँ पे लॉस भी उठाना पड़ सकता है। यहीं पर हम GMP की बात करेंगे तो मैं अभी की बात करता हूँ। जब IPO की रूमर शुरू हो गई थी तो यहाँ पे GMP हमें 100 के आसपास देखने को मिल रहा था, यानी 315 का शेयर 415 के आसपास लिस्ट हो सकता था। पर अभी सिर्फ और सिर्फ GMP 70 का देखने को मिल रहा है, यानी 315 का शेयर 380 पे लिस्ट हो सकता है। और ये GMP और भी घट रहा है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट। ये भी पॉसिबल है कि मार्केट में अगर करेक्शन आ गया, मार्केट अगर निगेटिव रही तो ये GMP निगेटिव में भी जा सकता है। मतलब 315 का शेयर 300 से भी नीचे लिस्ट हो सकता है और आपके नुकसान के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम चैनल पर लाते रहते हैं।